लूसी, कर्नल ने बड़े तहम्मुल से कहा, तुम पहली लड़की नहीं हो जो मेरी तफ्तीश में आई हो। तुमसे कई ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां मेरी तफ्तीश में से गुजर चुकी हैं। अगर इसके साथ तुम्हारा मुआवजा करूं तो यही कहूँगा कि वो चांद थी और तुम जर्द पीली रोशनी देने वाला चिराग हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मेजर उस्मान तुम्हारी रिंग का एजेंट था। मैं किसी मेजर उस्मान को नहीं जानती, लूसी ने होंठों पर तबस्सुम कायम रखते हुए कहा। मुझे अभी बताना तो नहीं चाहिए था, कर्नल ने कहा, लेकिन बता देता हूँ। जिस मेजर उस्मान को तुम नहीं जानती उसी ने तुम्हारी निशानदेही की है और वो इकबाली बयान दे चुका है। चूँकि वो हमारा पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर है, इसलिए हम इसे वादा माफ़ गवाह नहीं बनाएंगे। हो सकता है तुम्हें ही हम वादा माफ़ गवाह बना लें, फिर केस ख़त्म होने के बाद तुम्हें सरकारी तौर पर इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। मैंने जो कह दिया है इसी पर कायम रहूँगी, लूसी ने कहा। मैंने जिस शख्स को कभी देखा ही नहीं, इसके मुतालिक मैं बता ही क्या सकती हूँ। उठो, मेरे साथ चलो, कर्नल ने उठकर लूसी को बाजू से पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें वो मेजर उस्मान दिखा देता हूँ, तुम अपने दोस्त से मिलकर यकीनन खुश होगी। कर्नल लूसी को लेकर इस कोठरी तक ले गया जिसमें उस्मान बंद था। उस वक़्त उस्मान फर्श पर बैठा हुआ था। इसकी पीठ दीवार के साथ लगी हुई थी और उसका सर झुका हुआ था। लूसी को इस कोठरी की बंद सलाखों के सामने खड़ा करके कर्नल ने उस्मान को पुकारा। उस्मान ने आहिस्ता आहिस्ता सर ऊपर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। यह सलाखों का दरवाज़ा था। लूसी को देखकर मेजर उस्मान के चेहरे पर नुमाया तब्दीली आई और इसकी आंखें जो अध खुली थी पूरी खुल गईं। यह हैरत का तासुर था। उस्मान का रंग स्याह हो गया था और यह बड़ी फीकी और भद्दी सी स्याही थी। उसका चेहरा मुरझाया और चूसा हुआ था। सर के बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी कुछ बड़ी हुई थी। कर्नल ने लूसी को देखा। इसके चेहरे पर भी हैरत और परेशानी का हल्का सा तासुर था। वो हजार इनकार करती, लेकिन इसके चेहरे का तासुर बता रहा था कि उस्मान को इस बदबूदार कोठरी में देखकर उसको अफसोस हुआ है, और हैरत इसलिए कि वो पकड़ा किस तरह गया। उस्मान खामोश था, लूसी खामोश थी और कर्नल खामोशी से दोनों को बारी बारी देख रहा था। शायद 1 मिनट गुजर गया होगा जब कर्नल ने लूसी का बाजू पकड़ा और इसे वहाँ से ले गया। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लूसी, कर्नल ने कहा। इस उस्मान को तुम नहीं पहचानती, ये तो अब अपने आप को भी नहीं पहचानता। इसने इस हालत में पहुंचकर इकबाली बयान दिया है। अगर यहाँ आते ही बयान दे देता तो इसका हुलिया इतना ज़्यादा न बिगड़ता। इसने खुद ही अपने आप पर जुल्म किया है। मैं एक बार फिर तुम्हें नसीहत करता हूँ कि इस हालत तक पहुँचने से पहले इकबाली बयान दे दो। कर्नल अपनी तरीक़ा तफ्तीश के मुताबिक लूसी से गलत बयानी कर रहा था कि मेजर उस्मान ने इकबाली बयान दे दिया है। हकीकत ये थी कि उस्मान ने कोई बयान नहीं दिया था और इस जुर्म को साबित करने वाली जो शहादत इसके आगे रखी गई थी इसे वो तस्लीम नहीं कर रहा था। लूसी को तो चुप ही लग गई थी। इसके नाजो अंदाज ख़त्म हो चुके थे और होंठों पर जो तबस्सुम था वो जाने कहाँ उड़ गया था। चमकती आंखों में अब बेचैनी का तासुर था। इसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि उस्मान ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार हो चुका है, बल्कि इसकी ये हालत हो गई है कि वो देख कर आई है। कर्नल चलते चलते खाली कोठरी के सामने रुक गया। इसने एक आदमी को बुलाया और कोठरी खुलवाई। उसने लूसी के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से इसे कोठरी की तरफ धकेला। लूसी ने 2 कदम उठाए और रुक गई। इसने गर्दन घुमाकर कर्नल की तरफ देखा। अब इसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी का मिला जुला तासुर नुमाया हो गया था। कर्नल ने संतरी से कहा कि इसे बंद कर दो। संतरी ने आगे बढ़कर लूसी के कंधे पर हाथ रखा और बेदर्दी से धकेलता हुआ कोठरी तक ले गया और फिर पीठ पर हाथ रखकर अंदर को धकेल दिया और सलाखें अपनी तरफ खींचकर ताला लगा दिया। लूसी ने इस तंग सी कोठरी को देखा। वहाँ सिर्फ एक बोसीदा और गंदा मंदा सा कंबल पड़ा था और मिट्टी के रंग की दरी भी पड़ी हुई थी। ये 4 पाइयों पर बिछाने वाली दरी थी। लूसी तो शहजादी थी, न जाने कितने दिलों पर राज करती थी और वो इस एहसास से बेगाना नहीं थी कि वो एक बड़ी कीमती लड़की थी, लेकिन उसे कूड़े करकट की तरह एक बदबूदार कोठरी में फेंक दिया गया। यहाँ बैठो लूसी, कर्नल ने कहा, और सोचो। मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूँ। कर्नल वहाँ से चला गया। कमरे में जाकर कर्नल ने दूसरी दोनों लड़कियों को बारी बारी बुलाया और इनके साथ भी ऐसी ही बातें की जैसी लूसी के साथ की थी। इन्हें इकबाल जुर्म से इनकार की सूरत में वो अंजाम बताया जो इनका होना था। वो दोनों भी लूसी की तरह ही पुरकशिश, जाज़िब नज़र और हसीन व जमील थीं, लेकिन इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो अपना जुर्म तस्लीम करती ही नहीं थी। कर्नल ने अभी बाकायदा तफ्तीश शुरू नहीं की थी। ये तो इसने सिर्फ देखा था कि ये लड़कियाँ कितने पानी में हैं और क्या ये हथियार डालने पर जल्दी रजामंद हो जाएंगी या नहीं।
और इन लड़कियों में से किस से या इनके साथ के आदमियों में से किस से इकबाल जुर्म करवाना आसान होगा। एक तो इस रिंग के दीगर अफराद की और इनके पाकिस्तानी एजेंटों की निशानदेहियाँ करवानी थी, और दूसरा मसला ये था कि शहादत के तमाम खाने पुर करने थे। शहादत तो थी, लेकिन वो इत्तफाकी और वाक़याती नौइयत की थी। ज़रूरत ठोस और ऐसी काबिल एतमाद शहादत की थी जो कानून को मुतमईन कर सकती। ये जो शहादत मौजूद थी और जिस पर इन सब को गिरफ़्तार किया गया था, ये एक पुख्ता और काबिल यकीन की शक की हैसियत रखती थी। इनके घर से बिला लाइसेंस असला बरामद हुआ। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस इल्ज़ाम में सज़ा दी जा सकती थी कि उन्होंने बग़ैर लाइसेंस असला घर में रखा हुआ था। असल जुर्म ये साबित करना था कि ये लोग जासूस हैं और अब तक उन्होंने जासूसी और तख़रीबकारी की क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं। इतने बड़े और ऐसे ख़तरनाक गिरोह को पकड़ लेना ISI की बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन शहादत की फराहमी और तफ्तीश बड़ा ही सब्र आज़मा और तवील अमल था। इसमें अपने अफसरों को अक्ल व दानिश का इस्तेमाल पूरी यकसुई से करना था। इस कर्नल ने लूसी और मेजर उस्मान का आमना सामना जो कराया था, ये दानिशमंदाना इक़दाम था। कर्नल के इस इक़दाम ने मेजर उस्मान और लूसी के जहन में ज़लज़ले बपा कर दिए थे। दोनों को गालबन ये तवक्का थी कि इन पाकिस्तानियों के पास कोई शहादत नहीं कि वो इनके ख़िलाफ़ जासूसी का इल्ज़ाम साबित कर सके। उस्मान को शायद यकीन ही नहीं आ रहा था कि लूसी भी गिरफ़्तार हो सकती है, और लूसी को भी ऐसी तवक्का नहीं थी कि उस्मान कभी पकड़ा भी जाएगा। अब दोनों ने एक दूसरे को ISI के जाल में फंसा देखा। मेजर उस्मान को तो इस रिंग के लीडर ने यकीन दिला रखा था कि अगर कभी पकड़ा भी गया तो इसके हाथ इतने लंबे हैं कि वह उस्मान को छुड़वा लेगा। उस्मान को अभी बताया नहीं गया था कि इसका ये रिंग लीडर भी पकड़ा गया है, जिसने इसे गिरफ्तारी की सूरत में छुड़वाने की गारंटी दे रखी थी। अब उस्मान एक काल कोठरी में और लूसी ऐसी ही एक और काल कोठरी में बैठी हुई थी, और इन दोनों की सोचें इस सवाल के इर्द गिर्द एक भंवर की तरह घूम रही थी कि ये हुआ क्या। दोनों यकीनन यही सोच रहे थे कि अब इनका रवैया क्या होना चाहिए, लेकिन दोनों बड़े ढीठ थे और इस मसले पर गौर कर रहे थे कि इकबाल जुर्म न करें, शायद अदालत से रिहाई मिल जाए। लूसी को ये सोच भी परेशान कर रही थी कि कर्नल ने इसे बताया था कि उस्मान ने इसकी निशानदेही की है और गिरफ्तार करवाया है। वो सोचती थी इसमें सदाकत है या नहीं। कर्नल ने एक मेजर को बुलाकर कहा कि उस्मान को तफ्तीशी कमरे में ले आए। चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि कर्नल को इतला दी गई कि उस्मान को तफ्तीशी कमरे में ले आए हैं। कर्नल वहाँ गया। उस्मान का सर डोल रहा था। उस्मान, कर्नल ने कहा कि अब भी तुम खुशफहमी में मुब्तला हो। मैं एक बार फिर और आखिरी बार तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मान जाओ। मुझे तुम जैसे गद्दारों के साथ ज़रा जितनी भी हमदर्दी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उस्मान, तुम मेरी फ़ौज के अफसर हो और बड़े मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के चश्मो चिराग हो। मैं दिली तौर पर चाहता हूँ कि तुम्हारा ये स्टेटस कायम रहे। तुमने अपनी ये जो हालत हमारे हाथों करवाई है, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये भी सुन लो कि ये सब हिंदू हैं जिन्हें हमने पकड़ लिया है। इन्हें तुम्हारे साथ कोई दिलचस्पी नहीं। अब भी पक्के मुसलमान बन जाओ और मदद मुझसे लो। मैं तुम्हें वादा माफ़ गवाह बनाऊँगा। उस्मान का शायद दिमाग माऊफ हो गया था, या वो अभी तक किसी खुशफहमी में मुब्तला था। वो इन लोगों में से था जो मौत कबूल कर लेते हैं और मानते नहीं। इसने कर्नल की ये बात सुनकर इनकार में सर हिलाया। कर्नल चुपचाप इसके मुंह की तरफ देखता रहा। मेरे खिलाफ शहादत लाओ। कुछ देर बाद उस्मान ने नहीफ सी आवाज़ में कहा, मेरे खिलाफ जुर्म साबित हो जाए तो पूरी सज़ा दो। ये भी सुन लो उस्मान, कर्नल ने कहा, तुम्हारी अपनी बीवी तुम्हारे खिलाफ कोर्ट मार्शल में या कोर्ट में गवाही देगी। वो मुकम्मल शहादत पेश करेगी। उस्मान यूं चौंक उठा जैसे इसे किसी ने सुई चुभो दी हो और वो गहरी नींद से बेदार हो गया हो। क्या तुम लोगों ने मेरी बीवी को भी शामिल तफ्तीश कर रखा है? उस्मान ने जानदार और वसीली आवाज़ में पूछा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी को परेशान और दहशत ज़दा करके अपनी लाइन पर लाओगे कि तुम जो कहलवाना चाहोगे वो कह देगी। क्या तुम ये समझते हो कि इस तरह मैं इकबाली बयान दे दूँगा? टॉर्चर मुझे करो। अपने आप को मुसलमान समझते हो तो एक औरत पर हाथ न उठाओ। मेजर उस्मान, कर्नल ने बड़े तहम्मुल से कहा, मैंने तुम्हारी बीवी को भी देखा ही नहीं। इसका यहाँ रावलपिंडी में होना तो दूर की बात है। इसे हमारे लाहौर ऑफिस में भी नहीं बुलवाया गया। वो अपने घर में बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर रही है, लेकिन ये मालूम हो गया है कि वो तुम्हारी गिरफ्तारी पर खुश है और कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ बयान देगी। कर्नल उठा और मेजर को इशारा किया कि इसे सेल में ले जाए। 5-6 दिन और गुजर गए। एक रोज़ चौधरी महराज बाहर से आया और डॉक्टर रशीद और सगीर के कमरे में दाखिल होकर बड़ी खुशी का इजहार किया। लो मेरे भाइयों, चौधरी महराज ने पुरमसरत लहजे में कहा, आज रात आपकी रुखसती है। बड़ा अच्छा इंतज़ाम हो गया है। चौधरी ने इन्हें तफसील से बताया कि इंतज़ाम क्या हुआ है और एक शख्स इनके साथ सरहद तक जाएगा।
दरअसल सरहद कोई दीवार तो होती नहीं, ना वहाँ कोई लकीर खींची हुई होती है। ये महज अंदाज़ा होता है या जानने वाले जानते हैं कि सरहद कहाँ से शुरू होती है। मेरे अजीज़ों, चौधरी महराज ने कहा, अल्लाह तुम्हें खैरियत से पाकिस्तान पहुँचा दे। मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे इस कार खैर का सिला अता फरमाए कि मेरा बेटा पागल खाने से रिहाई पाए। चौधरी जज्बाती हो गया और इसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर रशीद ने इन्हें यकीन दिलाया कि अब्दुल सत्तार इसके बेटे को बिल्कुल सही करवा के पागल खाने से डिस्चार्ज भी करवा देगा। डॉक्टर रशीद को इस ईसाई डॉक्टर पर पूरा एतमाद था जिसने इसका इलाज किया था और चौधरी महराज के बेटे का भी इलाज कर रहा था। चौधरी महराज दरअसल इस्लामी जज्बा रखने वाला मुसलमान तो ज़रूर था, लेकिन अल्लाह के साथ साथ वो अब्दुल सत्तार को भी खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसने खालिदा के मतलब फ़िक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि इसे इस लड़की के मतलब कुछ ज़्यादा परेशानी है। मर्द अगर पकड़े भी जाएँ तो हर अजियत सह लेते हैं, लेकिन लड़की का मामला कुछ और ही होता है। डॉक्टर रशीद और सगीर ने कहा कि यह ख़तरा मोल लेना ही है। अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया है तो ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि सरहद पार भी चले जाएंगे। तुम्हारे पास कोई हथियार होना चाहिए, चौधरी महराज ने कहा। रिवाल्वर हो या पिस्टल होता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सरहद पर गोली ना ही चले तो ठीक है। एक गोली भी फायर हो तो रेंजर्स दौड़ते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर भी खंजर या चाकू तो ज़रूर होना चाहिए। सगीर ने बताया कि इसके पास एक बड़ा चाकू है और डॉक्टर रशीद के पास भी ऐसा ही चाकू या खंजर होना चाहिए। चौधरी महराज ने इसी वक्त एक खंजर अंदर से लाकर डॉक्टर रशीद को दे दिया। फिर वो अफसोस करने लगा कि वो इन दोनों को कोई तोहफ़ा नहीं दे सकता, क्योंकि वो ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं जिसमें कोई सामान साथ नहीं ले जाया जा सकता। उस दिन का सूरज गुरूब हो गया। उन्होंने रात का खाना खाया और वो आदमी भी आ गया जिसने इन्हें अपने साथ ले जाना था। रवानगी का वक़्त रात 11 बजे मुकर्रर किया गया। चौधरी ने एक सुजुकी कार का इंतज़ाम कर लिया था। कार या कोई भी गाड़ी जालंधर शहर से सरहद की तरफ कमोबेश 10 किलोमीटर तक जा सकती थी, लेकिन बच बचा कर फिर सरहद तक तकरीबन 20-22 किलोमीटर का फासला रह जाता था जो पैदल तय करना था। सगीर ने इस आदमी से सरहद के इस इलाके के मतलब कुछ बातें पूछी। वो दरअसल इस इलाके के खदोखाल पूछ रहा था। इस आदमी ने तफसील से इस ज़मीन के खदोखाल बता दिए। फिर कोई मुश्किल नहीं, सगीर ने कहा। मैं इस ज़मीन से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। 2 मरतबा पाकिस्तान से आया हूँ और इसी रास्ते से गुज़रा भी हूँ। एक नाला ज़रा गहरा सरहद की तरफ मुड़ता है और कुछ आगे जाकर सरहद के साथ हो जाता है और ये नाला बड़ा अच्छा छुपाव मुहैया करता है। आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए इस नाले में कुछ पानी होगा, लेकिन हम पानी में चलना बेहतर समझेंगे क्योंकि दूर से किसी को नज़र नहीं आ सकेंगे। पानी बहुत थोड़ा है, इस आदमी ने कहा। ज़्यादातर नाला खुश्क है और फिसलन तो होगी, लेकिन रेत भी है। चलो ये भी अच्छा है कि आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। रात 11 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी थे जब ये लोग गाड़ी में बैठ गए। चौधरी महराज खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। 1 घंटे तक गाड़ी उस मुकाम तक पहुंच गई जहां से इनका पैदल सफ़र शुरू होना था। सब गाड़ी से उतरे और बड़ी जज्बाती अंदाज से रुखसत हुए। चौधरी महराज ने इन्हें दुआओं और बहते आंसुओं से रुखसत किया और खुदा हाफिज़ कहकर फिर कहा कि इसके लिए ये दुआ ज़रूर करें कि इसका बेटा पागल खाने से निकल आए। डॉक्टर रशीद और सगीर ने हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा कि अल्लाह चौधरी को ये अजर ज़रूर देगा। चौधरी महराज ने अपने आप को खासे बड़े ख़तरे में डाल लिया था। वो इस तरह कि जिस आदमी को इसने इन लोगों के साथ भेजा था इसे वापस भी आना था और फिर इसे चौधरी महराज ने वापस घर ले जाना था। इतनी देर चौधरी ने वहीं इसका इंतज़ार करना था, लेकिन गाड़ी को कहीं छुपाना ज़रूरी था क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गश्त के गुजरने का ख़तरा था और शहरी पुलिस की गश्त भी आ सकती थी। ये तो अल्लाह पर छोड़ दिया गया था कि यह आदमी खैर व आफियत से वापस आ जाएगा या नहीं। पार्टी कदम फूंक फूंक कर रखती, चुपती चुपाती बढ़ती चली गई। कहीं सावनी की फसल की ओट मिल गई और कहीं सरकंडों का जंगल आ गया और जो जगह बंजर और वीरान आई वहाँ से अल्लाह के भरोसे चलते गए और इस तरह उन्होंने 6-7 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। अभी एक ख़तरा सामने नहीं आया था। ये था रात का पिछले पहर का चांद जो अभी उफ़क़ से ऊपर नहीं आया था और उफ़क़ पर इसके उभरने के आसार नज़र आने लगे थे। इन्हें ज़रूरत घूप अंधेरे की थी। चलते चलते सगीर रुक गया। इसे देखकर बाकी भी रुके। सगीर ने अपने गाइड से आगे की 2-4 बातें पूछी जो गाइड ने बड़ी अच्छी तरह वाज़े करके बता दी। फिर मेरे भाई सगीर ने इस शख्स से कहा, तुम यहीं से वापस चले जाओ। आगे का सारा इलाका और सरहद तक का सही रास्ता मुझे मालूम है। मेरा देखा वाला है, मैं बग़ैर किसी मुश्किल के सरहद तक पहुंच जाऊंगा। नहीं भाइयों, इस आदमी ने कहा, चौधरी साहब ने मुझे कहा था कि लोग सरहद से आगे निकल जाएं तो वापस आना। मैं यहीं से वापस जाकर चौधरी साहब को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा।
तुम नहीं जानते कि मुझ पर चौधरी के कितने एहसानात हैं। डॉक्टर रशीद तो खामोश रहा, क्योंकि इसे तो इस इलाके से ज़रा सी भी वाकफियत नहीं थी। सगीर ही बेहतर फ़ैसला कर सकता था। इसने बड़ी मुश्किल से इस वफ़ादार और दयानतदार शख्स को वापस चले जाने पर राज़ी किया। अब डॉक्टर रशीद, सगीर और खालदा रह गए थे। सगीर ने कहा कि अल्लाह को याद करते रहें और कोई फ़िक्र न करें, वो इंशाअल्लाह सरहद पार करा देगा। और खालदा बहन सगीर ने खालदा से कहा, अब अपने आप को औरत समझना छोड़ दो और मर्द बन जाओ। कहीं तुमने इतनी ज़्यादा थकन महसूस की कि चलने में दुश्वारी हो तो साफ बता देना, मैं तुम्हें कंधों पर उठा लूँगा। खालदा की हंसी निकल गई और ये बड़ी जानदार हंसी थी। इसका मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं था कि इसका हौसला और जज्बा तरोताज़ा है और वो बिल्कुल भी थकेगी नहीं। वो चलते गए और सरहद के और करीब हो गए। इस वक्त तक चाँद उफ़क़ से ऊपर आ गया था और बरसात के मौसम की वजह से फ़िज़ा इतनी साफ़ और शफ़ाफ थी कि चांदनी मुकम्मल तौर पर अपनी चमक दे रही थी। खासी दूर तक नज़र काम करती थी। रास्ता देखने के लिए तो चांदनी फ़ायदेमंद थी, लेकिन ख़तरा ये था कि ये लोग दूर से नज़र आ सकते थे। इस इलाके में घूमता फिरता कोई भी शख्स मशकूक ही हो सकता था, वरना रात के वक्त किसी शहरी का इस इलाके में कोई काम नहीं हो सकता। अब इलाका बंजर शुरू हो गया था, जिसमें छोटे बड़े खड्ड भी थे, कीकर की किस्म की कहीं कहीं दरख्त भी थी। सगीर ने बताया कि थोड़ी दूर आगे सरकंडों का जंगल सा आ जाएगा और इसे तकरीबन 1 फर्लांग आगे वो नाला होगा जिसमें वो उतरेंगे और ये नाला इन्हें सरहद पार तक पहुंचा देगा। वो जूं जूं सरहद के करीब होते जा रहे थे, ख़तरा बढ़ता जा रहा था। ख़तरा ये था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स की गश्त बाज़ औक़ात दूर भी आ जाया करती थी। ये ऐसा ख़तरा था जिससे सगीर को जासूसी की ट्रेनिंग के दौरान आगाह किया गया था और अच्छी तरह बताया गया था कि 2 संतरी किस तरह और कहाँ तक गश्त करते हैं और इनसे बचने का तरीका क्या होता है। कुछ देर बाद सरकंडों का जंगल आ गया। ये कोई 1.5 एकड़ लंबा और कुछ इतना ही चौड़ा था और इसके दरमियान कुछ जगह खाली भी थी, जैसे खेतों की मेंढे होती हैं। सरकंडे कोस्त दर्जा आदमी के कद तक ऊंचे थे। तीनों एक दूसरे के पीछे जा रहे थे। सगीर इनके आगे था। सगीर यकलख्त रुक गया और दोनों साथियों को इशारा किया कि बैठ जाएं। वो बैठे तो सगीर ने सरगोशी में कहा कि किसी की बातों की आवाज़ें आई हैं और ये संतरी ही हो सकते हैं। सरहद की रात की आवाज़ें सिर्फ सगीर ही सुन सकता था। डॉक्टर रशीद और खालदा ने ये आवाज़ें नहीं सुनी थीं। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ें बुलंद होने लगीं और साफ पता चलता था कि करीब आ रही हैं। फिर कदमों की आहट भी सुनाई दी। फ़िज़ा पुरसुकून थी, हवा तेज़ नहीं थी और वहाँ कोई और शोर शराबा भी नहीं था। मुकम्मल तौर पर खामोश फ़िज़ा में बात और कदमों की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगीं। सगीर ने दोनों को इशारा किया कि सरकंडों के अंदर इस तरह हो जाओ कि इकट्ठे न रहना, बिखर कर छुपना होगा। सगीर अकेला होता तो 1 मिनट में गायब हो जाता, लेकिन डॉक्टर रशीद और खालदा ऐसी सूरत हाल से बिल्कुल ही वाकिफ़ न थे। इन्हें सरकंडों में जाते कुछ देर लग गई। सगीर ने डॉक्टर रशीद के कान में कहा कि वो खंजर निकाल कर हाथ में रखे। फिर तीनों मुख्तलिफ़ सिमतों से सरकंडों में दाखिल हुए। खुश्क सरकंडों में ये ख़राबी होती है कि इनके अंदर कोई छोटा सा जानवर भी चला जाए तो ये आवाज़ पैदा करते हैं। ये तो इंसान थे। तीनों एक दूसरे से दूर होकर सरकंडों में चले गए थे। वो सिक्योरिटी फ़ोर्स के 2 संतरी थे जो बहुत करीब आ गए थे। उन्होंने कंधों से राइफ़लें लटका रखी थी। वो वहीं आन रुके जहाँ सगीर और इसके साथी 2-4 मिनट पहले बैठे थे और फिर सरकंडों में चले गए थे। संतरियों ने सरकंडों के हिलने की आवाज़ सुन ली थी। जाने दे यार, एक संतरी ने कहा, कोई गीदड़ वीदड़ होगा, हो सकता है सुअर ही हो, चल आगे चलें। नहीं यार, दूसरे ने कहा, गीदड़ या सुअर होता तो इसका सरकंडों के अंदर क्या काम था? कोई जानवर ही था तो गया कहाँ? ये कोई इंसान मालूम होता है जो अंदर जाकर दुबक गया है। जानवर होता तो किसी तरफ से निकलने के लिए चल रहा होता और सरकंडे ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू कर देते हैं।